नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में क्लोरीन गैस रिसाव की घटना से देर रात हड़कंप मच गया। तो मनकापुर थाना क्षेत्र के गोधनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद अस्पताल के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालात बिगड़ते देख प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। गैस के असर से करीब 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। राहत की बात यह रही कि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने प्लांट के 200 मीटर दायरे को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया है और आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें गैस रिसाव पर काबू पाने में जुटी हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार सुबह अचानक लोक भवन पहुंच गए, जिसके बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में छात्रों के आंदोलन, उच्च शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालयों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रोफेसरों और कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मुलाकात के एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले से समय लेकर यह मुलाकात तय की थी, इसलिए इसे अचानक हुई राजनीतिक बैठक नहीं माना जा रहा। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार या राजभवन की ओर से बैठक को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री और राज्यपाल की इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है। वहीं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे और अपने अधिकारों की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों का धरना रविवार को 10वें दिन भी जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर डटे रहे। आंदोलनकारी किसानों ने मंच से साफ कहा कि जब तक उन्हें उनकी जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा और पूरा हक नहीं मिलेगा, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने प्रशासन को सोमवार तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर विभिन्न किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन भी लिया जाएगा। धरने के दौरान किसानों ने भावुक अंदाज में कहा कि अब ये लड़ाई आर पार की है और मंच पर या उनके हक की जीत होगी या फिर वही उनकी समाधि बनेगी। इस बीच धरने के 9वें दिन एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद किसानों और लोगों ने तुरंत उसे संभाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। फिलहाल धरना शांतिपूर्वक ढंग से जारी है, लेकिन सोमवार का दिन इस आंदोलन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भैया हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में मरेंगे। कहाँ जाएंगे? जब हमारी जमीन ये ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। 10 दिन हो गए आज, और जब तक हमारा समाधान ना होगा मर जाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं कोई भी। मरने के लिए यहाँ आप लोग आए हुए हैं? अरे मरेंगे जब भी, हम तो यहीं मरेंगे, इसी जमीन में यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। मुद्दा क्या है? हाँ जी, मुद्दा ये है हमारी। जब एक बात बताओ, जमीन तुम ले रहे हो गाजियाबाद की, सर्किल रेट दे रहे हो बुलंदशहर का, कहीं ऐसा हुआ आज तक? जहाँ की जमीन लोगे सर्किल रेट वही का दोगे नहीं। जब तुम जमीन हमारी ले रहे हो या कड़ावनी की, तो हम यहाँ को मुआवजा दे, हम क्यों ले? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करें? मांगे न पूरी होगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, आंदोलन को और बढ़ाएंगे। इसमें अभी तो हमने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया, राजनीतिक आदमी नहीं बुलाया, इसमें राजनीति होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुरी थाना क्षेत्र के फुलत गांव स्थित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें मदरसे का निर्माण ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से पाया गया। इससे पहले इसी मदरसे को लेकर हिंदू युवक युवतियों के कथित धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए थे। शिकायत के आधार पर रतनपुरी थाने में मदरसे के संचालक मौलाना हिफ्जुर रहमान अंसारी और उनके बेटे जुबैर अंसारी और जुनैद अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पहले ही जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि तहसील और प्रशासनिक जांच में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मामले में गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य कड़ी धाराओं में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी
एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। और वहाँ पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26, 352, 351 BNS व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहाँ पर वो चल रहा था फुलत गांव में, जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई। वहीं प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत रविवार को प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यरत रसोइयों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में गाजियाबाद में भी रसोइयों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी रसोइयों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन ध्यानपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में रसोइयों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए बताया कि पहले उन्हें 2,000 रुपये का पारितोषिक मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 3,000 रुपये कर दिया गया है। इस घोषणा को लेकर कार्यक्रम में मौजूद रसोइयों ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार उनके हितों के प्रति संवेदनशील है। गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक संजीव शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ कुमार सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रसोइयों को सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। पीएम पोषण योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ रसोइयों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि भविष्य में भी इस दिशा में सकारात्मक कदम जारी रहेंगे। अच्छा, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद में आज क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। प्रदेश भर में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम किया गया। उसी के बाद हम लोग के यहाँ जलिया पे कार्यक्रम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 योजनाएं आज जो हमारे यहाँ बेसिक स्कूल के में जो रसोइयाँ हैं उनके लिए किए गए हैं, जिसमें एक तो 500 रुपये से 1,000 रुपये उनके साड़ी के लिए जो मानदेय दिया जाता है वो बढ़ाया गया है। उनका जो मानदेय वहीं प्रतिमाह 2,000 रुपये था उसको 1,000 रुपये बढ़ा के 3,000 रुपये किया गया है। उनका जो सुरक्षा बीमा था, एक्सीडेंटल कवरेज था, उसको 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया गया है। प्लस उन लोगों को कैशलेस जो कार्ड होता है, जिसमें हम लोग के सरकारी अस्पताल और जो भी उसके साथ इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं उसमें 5 लाख तक का उनके लिए और उनके परिवार के लिए चिकित्सक लाभ मिला है। गाजियाबाद में तकरीबन अप्रोक्सीमेट कितने इस तरह के लाभार्थी हैं? गाजियाबाद में हमारे यहाँ जो 1,500 रसोइयाँ हैं उन सभी को इस लाभ से जोड़ा गया है आज। वहीं शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना भवन पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान फारूक पुत्र इकबाल निवासी मंडावर थाना कैराना के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 540 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में थाना भवन थाने में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी के नशा तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और उसके फॉरवर्ड वो बैकग्राउंड लिंक खंगाले जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से मारपीट, बलवा और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बरामदगी के बाद पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में थाना भवन पुलिस और स्वाट टीम के कई अधिकारियों और जवानों ने अहम भूमिका निभाई। तो शामली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को दें और नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करें। वहीं शामली जिले के दभेड़ी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट और फायरिंग के मामले में थाना भवन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 6 मई 2026 की है, जब आरोपी रोकी अपने 4 साथियों के साथ दभेड़ी टोल प्लाजा पहुंचा था और वहां टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग की थी। घटना के बाद मोहित राणा की तहरीर पर थाना भवन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इससे पहले 27 जून को इस केस में आरोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस ने वांछित आरोपी सिकंदर को भी दबोच लिया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के मुताबिक फरार अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है ताकि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की सराहना की जा रही है।
वहीं मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी और ब्राह्मण समाज का बड़ा बौद्धिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और घोसी से सांसद राजीव राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सोहंजनी तगान स्थित आरके फार्म हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में त्यागी और ब्राह्मण समाज के लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। कार्यक्रम का आयोजन सपा नेता प्रमोद त्यागी के आह्वान पर किया गया, जहां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतिक मंथन हुआ। वक्ताओं ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में त्यागी और ब्राह्मण समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान घोसी सांसद राजीव राय ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजीव राय ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज है। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, देश में हर समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और जिस समाज के कार्यक्रम में आया था, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी उसी समाज से हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समाज से बड़ा समाजवादी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा वहां भी गिनाया, राजेंद्र नारायण जी हो या शाहजहां जी हो, वहां से लेकर आज तक का इतिहास रहा है। तो जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है तो अपेक्षा करता है अपने समाज के बेटे और भाई से उसके बीच खड़ा होना और उसको उम्मीद दिलाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आया था कि आपके समाज की भी जिम्मेदारी सम्मान की हमारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार और रुक रुक कर तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक लोग जलभराव और खराब हालतों का सामना कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कई कॉलोनियों और सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है और गन्ने की फसल को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तेज हवाओं और जलभराव की वजह से बड़ी संख्या में गन्ना खेतों में गिर गया है, जिससे उसकी बढ़वार प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि पानी लंबे समय तक भरा रहने से गन्ने की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं और उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है और कई खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। किसानों का मानना है कि फसलों को हुए नुकसान का असर आने वाले दिनों में बाजारों पर भी दिखाई देगा और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। फिलहाल मौसम में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और किसान लगातार बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने खेती किसानी के साथ आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मेरा नितिन चौधरी। नितिन जी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कौन कौन सी फसल का नुकसान है, खासकर गन्ने की फसल का नुकसान? देखो, किसान जो भी फसल बोता है, चाहे वो सब्जी की फसल हो, गन्ने की हो, मूलभूत है। और इस समय भौगोलिक स्थिति के अनुसार बरसात इतनी ज्यादा है इधर की साइड में कि सभी फसलों पर किसी पर कम किसी पर ज्यादा रूप से किसान का बहुत ज्यादा नुकसान है। गन्ने की फसलों का नुकसान? गन्ने की फसल जहां पानी रुक जाता है, गन्ने की फसल पानी भरने के उपरांत गन्ना बंद नहीं पाता, गन्ना गिर जाता है, गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान को कम से कम यदि लगाया जाए तो जो लागत है, लागत भी इस साल मूलभूत है बड़ी मुश्किल से निकल पाएगी, क्योंकि मजदूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप खेतों में जा रहे हो कि पानी भरा हुआ है काफी, इस तरह से समस्या हो रही है? नहीं, पानी भरे होने की वजह से एक तो गन्ना बंद नहीं पा रहा, गन्ना गिरा हुआ है, और दूसरा जड़ें इतनी कमजोर हो गई कि उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जड़ें ज्यादा बरसात के कारण गलने लगी और सभी के खेतों में गन्ना गिरा हुआ है, बंद नहीं पाया, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वजन नहीं बढ़ पाएगा, वजन नहीं बढ़ पाएगा तो किसान को उसका जो उचित दाम है, लागत के अनुरूप जो उसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। सब्जी की फसल भी खराब हो रही? हाँ, सब्जी की तो पूर्णतः सारी फसल खराब हो रही है और इसीलिए इसका प्रभाव आम जनता पे भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी बाजार में, किसान की फसल जब डूबेगी तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर रविवार को रामलीला टीला मैदान में बड़ी पंचायत आयोजित की गई। लगातार हो रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पंचायत में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पंचायत में स्वामी यशवीर महाराज, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की।
वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज करते हुए मुख्य आरोपी नाजिम को पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके सहयोगी डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने मुकदमे में गैंग रेप, पॉक्सो और SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की है। डॉक्टर आदिल के क्लिनिक को भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 18 अगस्त को युवती के लापता होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद 600 से अधिक CCTV कैमरों की जांच कर 21 अगस्त को युवती को सकुशल बरामद किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 18/8/26 को एक लड़की जो है नाबालिग, लगभग 17 से 18 साल के बीच की है, वो अपने घर से चली गई थी और इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज हुआ था जनपद मुजफ्फरनगर में। इसमें तत्काल टीमें बनाई गई थी, लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा इसमें जो मुलजिमों के नाम आए थे तथा जो भी गंभीर घटना हुई थी, इस परिदृश्य में तत्काल प्रभाव से इसमें मेरे द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसके आधार पर लड़की बरामदगी के बाद गंभीरतम धाराओं की वृद्धि कर दी गई है, जिसमें 64(1) जो बलात्कार की घटना होती है, 70(1) जो कि सामूहिक बलात्कार की घटना होती है उस पर होता है, उसकी वृद्धि कर दी गई है। मारने की धमकी दी जाती रही और वो बेचारी डर में कुछ कह नहीं पाती थी तो अब उसको गायब कर दिया गया था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक समाज के लोगों की परसों रात ही SSP को, संबंधित अधिकारियों को उसकी हिदायत दी गई। आज बड़ी संख्या में टीले पर सब लोग इकट्ठा है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब नौजवान परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। उनके पीछे पहुंच के उनको भी आश्वस्त किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई भी ऐसी घटना करने को हिम्मत करता है तो किसी भी रूप में उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें एक लड़का जो भाग रहा था पुलिस की गिरफ्त से, उसके गोली लगने का काम भी हुआ है। वहीं रक्षाबंधन पर्व से पहले नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। त्योहार के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग की टीमों ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर दूध और दूध से बने उत्पादों की जांच की। अभियान के दौरान पनीर, दही, खोया और बूंदी के लड्डू समेत कुल 8 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई गढ़ी चौखंडी स्थित शौकीन डेयरी के पास की गई, जहां से करीब 300 किलो पनीर बरामद हुआ। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान पनीर प्रथम दृष्टया मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई। इसके बाद नियमानुसार सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी की गई और करीब 300 किलो पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह पनीर हरियाणा के मेवात क्षेत्र से सप्लाई किया गया था। विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिले भर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ किया कि दूध, मावा, पनीर और अन्य खाद्य उत्पादों की जाँच आगे भी जारी रहेगी और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक हाईवे से सामने आए एक वीडियो ने किसान यूनियन के नाम और उसके स्टिकर के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दे रही है जिस पर किसान यूनियन का स्टिकर लगा हुआ है। आरोप है कि गाड़ी में सवार कुछ युवक हाईवे पर हुड़दंग करते और नियमों की अनदेखी करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अगर गाड़ी में मौजूद युवक वास्तव में किसी किसान संगठन से जुड़े हैं तो सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार संगठन की छवि को प्रभावित कर सकता है। वहीं अगर उनका संगठन से कोई संबंध नहीं है तो फिर वाहन पर किसान यूनियन का स्टिकर लगाकर घूमने का मामला भी जांच का विषय बनता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि किसी भी संगठन के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें पुलिस प्रशासन पर हैं कि वीडियो की जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।